हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी। तो हम बात कर रहे थे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन की। ठीक है, अभी तक हमने देखा था एक्सट्रैक्शन के अंदर किस तरह से सेपरेशन देखने को मिल रहा है, वहाँ पर मैकेनिज्म क्या था, सोल्युबिलिटी डिफरेंस की वजह से। तो इस तरह का हमें सॉल्वेंट लेना पड़ा जो कि आपका सोल्यूट के साथ ज़्यादा सोल्यूबल हो बजाय कि कैरियर लिक्विड के साथ। ठीक है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने देखा था कि एक सिंगल स्टेज के अंदर हमारे पास एक मिक्सर था जिसमें आपका फीड यानी कि A+C, A कैरियर लिक्विड, C सोल्यूट और B सॉल्वेंट जाकर हम उसको थोरोली मिक्स कराते थे मिक्सर से। और इसका जो आउटपुट था मेरे पास यानी कि मिक्सचर ऑफ ABC, A, B एंड C को आगे सेपरेटर के अंदर भेजते थे। ठीक है, जो कि इन दोनों फेजेस को अलग करता था। इसका नाम था एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट, यानी कि लाइट कंपोनेंट और आपका हैवी कंपोनेंट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट के अंदर हमने देखा था क्या ज़्यादा होना चाहिए अच्छे सेपरेशन के लिए, वो आपका होना चाहिए सोल्यूट ज़्यादा होना चाहिए, सॉल्वेंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमने सॉल्वेंट ऐसा सिलेक्ट किया था जो कि सोल्यूट के साथ ज़्यादा सोल्यूबल हो। तो एक्सट्रैक्ट फेज के अंदर आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट और आपका A यानी कि कैरियर लिक्विड ना के बराबर। यहाँ पर आपका सोल्यूट कम होना चाहिए, सॉल्वेंट भी कम होना चाहिए, केवल कैरियर लिक्विड। तो इस तरह से दो फेजेस हमने यहाँ पर बांट दिए थे। एक एक्सट्रैक्ट फेज था जहाँ पर आपका सोल्यूट अलग हो गया था मेजॉरिटी में, और आपका एक रेफिनेट फेज था जहाँ से आपको कैरियर लिक्विड मिल गया था मेजॉरिटी के अंदर। ठीक है, ये था आपका सेपरेटर। सेपरेटर के अंदर हम वहाँ पर कंसिडर करते थे कि सेपरेटर के अंदर इनफाइनाइट टाइम दिया गया है। इनफाइनाइट टाइम जो कि नोटेशन था इक्विलिब्रियम, इसका नोटेशन था इक्विलिब्रियम का नोटेशन था ये इनफाइनाइट टाइम। तो यहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन जो है आपका एक इक्विलिब्रियम फेनोमेना है। एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम फेनोमेना, इज एन इक्विलिब्रियम फेनोमेना because of infinite time given to separator। इनफाइनाइट टाइम दिया गया है मास ट्रांसफर होने के लिए, और इनफाइनाइट टाइम से क्या मतलब है कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल मास ट्रांसफर हो सकता है। और मास ट्रांसफर होने के लिए कंडीशन होती थी मैक्सिमम मास ट्रांसफर की कि अप टू इक्विलिब्रियम आपका मास ट्रांसफर देखने को मिलेगा, बियॉन्ड इक्विलिब्रियम मास ट्रांसफर देखने को नहीं मिलेगा। तो वो उसकी लिमिट है, आप चाहे कितना भी टाइम उसमें दे लें। तो इनफाइनाइट टाइम एक नोटेशन होता है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो जैसा कि देखा कि हर एक स्टेज में ये एक स्टेज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। तो सिंगल स्टेज की अगर हम बात करें, मैंने माना कि ये सिंगल स्टेज है। स्टेज के अंदर इनपुट क्या क्या था मेरे पास, फीड यानी कि A+C, और इनपुट क्या था मेरे पास, सॉल्वेंट। ठीक है, स्टेज का जो आउटपुट होगा वो क्या क्या होगा मेरे पास, एक्सट्रैक्ट जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे E से, और मेरे पास रेफिनेट जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे R से। ठीक है, लेकिन एक सिंगल स्टेज का मतलब क्या है, सिंगल स्टेज का मतलब खाली ये जो आपको इधर हमने सर्कल से डिनोट कर दिया एक सिंगल स्टेज को, स्टेज 1। अगर मैं इसको स्टेज 1 बोल रहा हूं तो एक स्टेज का मतलब है मेरे पास सिंगल स्टेज इज इक्वल्स टू 1 मिक्सर प्लस 1 सेपरेटर। सिंगल स्टेज का मतलब है एक मिक्सर और एक सेपरेटर। ठीक है, तो जब भी आपको कहीं पर स्टेज रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा इस तरह से, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट ले लिया है। अगर इस अरेंजमेंट की मैं बात करूँ, जैसे कि हम आगे जाकर एक्सट्रैक्शन में पढ़ेंगे भी किस तरह से एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है, फ्लो अरेंजमेंट क्या होगा। इस पर्टिकुलर केस के अंदर अरेंजमेंट आपका क्रॉस फ्लो टाइप है। क्रॉस फ्लो आप समझते हैं, एक को करंट होता है या फिर पैरेलल करंट यानी कि सेम डायरेक्शन में, एक काउंटर करंट फ्लो होता है आपका अपोजिट डायरेक्शन में, और ये है आपका थर्ड टाइप क्रॉस करंट। एक एग्जांपल के तौर पर हम बात कर रहे हैं स्टेज, हमें यहाँ पर स्टेज का रिप्रेजेंटेशन समझना है। एक स्टेज का मतलब क्या है, सिंगल स्टेज का मतलब क्या था, एक मिक्सर जो कि
सॉल्वेंट और फीड को थोरोली मिक्स कर सके। मिक्स होने के बाद जब मिक्सचर ABC का सिस्टम में आगे जा रहा है, ठीक है, सेपरेटर के अंदर, वहां से वो दो फेजेस अलग अलग हो सके। इससे पहले हमने बात करी थी कि जब दोनों ही लिक्विड फेज में है, आपका फीड भी और आपका सॉल्वेंट भी, आपका फीड भी लिक्विड फेज में, आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड फेज में, तो हम इसको दो फेज क्यों बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि गैस, लिक्विड, सॉलिड अलग अलग फेजेस हैं, बट आपका लिक्विड दो फेजेस कब बना, तब बनेगा जब दोनों के दोनों यानी कि कंप्लीटली मिसिबल नहीं होंगे। जैसे कि एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट, तो पार्शियली मिसिबल है या इमिसिबल है, इसका मतलब थोड़ा पार्ट इसमें वो ऐसा हो गया जो कि मिल नहीं रहा है, तो उसको हम अलग फेज कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर भी टू फेज इन्वॉल्व हो रहा है। अगर टू फेज इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि अगर केवल हमें यहाँ पर वन फेज देखने को मिलेगा, वन फेज का मतलब क्या है कि ABC का कंप्लीटली मिसिबल मिक्सचर, हम वो भी देखना नहीं चाहते हैं। हम ये तो चाहते हैं कि सॉल्वेंट मिसिबल हो, लेकिन केवल सोल्यूट के साथ हो, ज्यादा कैरियर लिक्विड के साथ नहीं होना चाहिए। सोल्यूबिलिटी डिफरेंस की जो हमने बात करी थी, ठीक है। तो सिंगल स्टेज इज इक्वल्स टू वन मिक्सर प्लस वन सेपरेटर बताएगा। अगर हमने दो स्टेज कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर दो मिक्सर और दो सेपरेटर यूज हो रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। क्लियर है इतनी बात। और जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेज के लास्ट में सेपरेटर है और सेपरेटर के अंदर हमारा इनफाइनाइट टाइम गिवन है। तो ये एक आपका इक्विलिब्रियम फेनोमेना हुआ, यानी कि जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे। प्रोडक्ट मेरे को क्या क्या मिल रहा है, एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट। और इक्विलिब्रियम में क्या होता था, इक्विलिब्रियम में होता था मेरे पास लिविंग स्ट्रीम्स, ठीक है। ये किसमें है, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में कौन होगा, आपकी लिविंग स्ट्रीम्स। लिविंग स्ट्रीम्स देखिएगा क्या क्या है, एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट। एक्सट्रैक्ट के अंदर अगर सोल्यूट का फ्रैक्शन देखते थे तो हम डिनोट करते थे y से, y इज इक्वल्स टू C अपॉन A प्लस B प्लस C इन एक्सट्रैक्ट फेज एंड x इज इक्वल्स टू C अपॉन A प्लस B प्लस C इन रेफिनेट फेज। एक्सट्रैक्ट फेज और रेफिनेट फेज, ठीक है। उसका फ्रैक्शन हम सोल्यूट का, जैसे कि डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर हम मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिखा करते थे, तो यहां पर हमें जो सेपरेट करना है वो है सोल्यूट। उसके टर्म्स में बात कर रहे हैं भाई। एक्सट्रैक्ट के अंदर कुछ A भी होगा, कुछ B भी होगा, कुछ C भी होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। मेजोरिटी में C और B रहने वाले हैं। रेफिनेट के अंदर मेजोरिटी में A रहने वाला है। तो इस केस में C कितना है, तो जब C लेंगे तो रेफिनेट वाला A B C रेफिनेट के अंदर कितना है, इस फ्रैक्शन को मुझे डिनोट करेगा x, और सिमिलरली यहां पर मुझे सोल्यूट का फ्रैक्शन डिनोट करेगा y। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम फेनोमेना है, इनफाइनाइट टाइम लास्ट में गिवन है, और जब भी इनफाइनाइट टाइम आपको गिवन होता है यानी कि इक्विलिब्रियम में कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं आपकी, डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर भी पढ़ा था, लिविंग स्ट्रीम्स। क्या था हमारे पास, लिविंग स्ट्रीम्स, जाने वाली। आने वाली स्ट्रीम इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, जाने वाली होती है। जैसे कि वहां पर डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर हमने ट्रे के अबाउट लिविंग स्ट्रीम्स को इक्विलिब्रियम में लिया था, बट वहां पर लिक्विड और वेपर आपके किस तरह से काउंटर करंट फ्लो शो कर रहे थे। वेपर्स ऊपर जाते थे, लिक्विड नीचे की तरफ आते थे। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तब भी लिविंग स्ट्रीम्स ही इक्विलिब्रियम में लेनी है, यानी कि y और x, यानी कि E और R, ठीक है। तो लिविंग स्ट्रीम्स at equilibrium, living streams are in equilibrium. Living streams are in equilibrium, ठीक है। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, यानी कि चाहे तो वो काउंटर करंट फॉलो कर रहा है, चाहे वो को करंट फॉलो कर रहा है, चाहे वो क्रॉस करंट फॉलो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपका क्रॉस करंट फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हमें किस तरह से समझना है इसको, इक्विलिब्रियम को हमेशा लिविंग स्ट्रीम को इक्विलिब्रियम के अंदर कंसीडर करना है। क्लियर है इतनी बात। अब सर क्योंकि यहाँ पर कम से कम 3 कंपोनेंट होते हैं, टर्शरी सिस्टम होता है आपका एक्सट्रैक्शन। डिस्टिलेशन के अंदर हमारे 2 कंपोनेंट्स हुआ करते थे, जिसको हम बाइनरी डिस्टिलेशन, मिनिमम 2 कंपोनेंट चाहिए सेपरेट होने के लिए। लेकिन अगर आप एक्सट्रैक्शन होते हुए देखना चाहते हैं तो मिनिमम वहां पर 3 कंपोनेंट होंगे। ये टर्शरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम नहीं होगा। टर्शरी सिस्टम है तो यानी कि A, B और C का मिक्सचर हर टाइम देखने को मिलेगा। जैसे कि फीड के अंदर आपका A और C है, सॉल्वेंट के अंदर केवल और केवल आपका B है, ठीक है। जैसे ही ये मिक्सचर से आगे चला, यहाँ पर हमें मिक्सचर मिल गया A, B और C का।
इस मिक्सचर को आगे सेपरेट होने के लिए हम सेपरेटर में भेजते हैं। एक्सट्रैक्ट के अंदर ABC दोनों तीनों हैं और रैफिनेट के अंदर भी ABC तीनों हैं, वो बात अलग है क्या ज़्यादा कम होगा। क्लियर इतनी बात। अब इसका एक ट्राइंगुलर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है। किस तरह का ट्राइंगल? आपका इक्विलेटरल ट्राइंगुलर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगा हर एक स्टेज का। उसमें क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगुलर डायग्राम के अंदर? अगर मैं आपको इक्विलेटरल ट्राइंगुलर डायग्राम की बात करूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगुलर डायग्राम के अंदर हम कंपोजिशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं हम? कंपोजिशन बता सकते हैं कि कंपोजिशन क्या है। अब बात आती है कि सर किसकी कंपोजिशन बता सकते हैं? हम फीड की कंपोजिशन भी बता सकते हैं उस डायग्राम पर, सॉल्वेंट की भी बता सकते हैं, इस मिलने वाले मिक्सचर की भी बता सकते हैं जिसको हम M से डिनोट कर रहे हैं, E की कंपोजिशन भी डिनोट कर सकते हैं और R की कंपोजिशन भी डिनोट कर सकते हैं। यानी कि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, इस दौरान मेरे को जो भी चीजें मिलने वाली हैं उन सभी की कंपोजिशन को हम, यानी कि इस पूरी जर्नी की अगर बात करें फीड से लेकर फाइनल प्रोडक्ट की, यानी कि अनसेपरेटेड से सेपरेटेड प्रोडक्ट की अगर बात करें, तो इस जर्नी के दौरान हम सभी कंपोनेंट्स की कंपोजिशन बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम की बात करें तो देखिएगा जरा, ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम जैसे बनाया हुआ है। क्या बताएगा? पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये कंपोजिशन बताएगा आपको, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम है, इसको हम वर्टिसेस का नाम दे देते हैं। जैसे कि ये है मेरे पास C, ये है मेरे पास A, ये है मेरा B, ठीक है। A क्या हुआ करता था? कैरियर लिक्विड, B था मेरे पास सॉल्वेंट और C था मेरे पास सॉल्यूट, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करना है इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम को? यानी कि ये जो भी हमने पॉइंट्स की बात करी इस जर्नी में, ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, फीड से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक, हम उन कंपोजिशन को इस ट्राइंगल के ऊपर कैसे शो करेंगे, ठीक है। इस ट्राइंगल के ऊपर कैसे शो करेंगे? 3 हमने वर्टिसेस दे दिए हैं, A, B, C, यानी कि जो भी हम स्टार्टिंग में यूज कर रहे थे। फीड के अंदर मेरे पास क्या था? A और C था, ठीक है। सॉल्वेंट के अंदर हम B ले रहे हैं। तो अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ है कि प्योर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या है? यानी कि वो उसमें केवल और केवल B है, यानी कि सोल्यूट उसमें बिल्कुल भी नहीं है। प्योर का मतलब ये है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर पार्टीशन हो रखे हैं, तो हमें किस तरह से देखना है? पार्टीशन कितने? जैसे कि ये हमारे पास A वर्टिसेस जो है इस तरह से चलना है, इसके पैरेलल चलेंगे तो एक लाइन मेरे पास ये है, ये है मेरे पास A वर्टिसेस का मतलब क्या है? 100% प्योर A, यानी कि यहां पर 100% A देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहां पर 100% B देखने को मिलेगा और यहां पर आपका 100% C देखने को मिलेगा। अब ये हमने A वर्टिसेस के लिए यहाँ पर एक, ये देख रहे हैं ग्रीन लाइन से हमने डिनोट किया, इसके पैरेलल ही मेरे को चलना है। जैसे इसके पैरेलल चलता हूं, यानी कि इसके पैरेलल एक ये आ गया मेरे पास, एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई और एक ये लाइन आ गई। यानी कि यहां से चलते चलते अगर देखा जाए तो इसको हमने 5 पार्टीशन में बांट दिया है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और इधर से भी है आपका ये, तो इसके पैरेलल हमने 5 लाइन बनाई जब तक ट्रायंगल खत्म नहीं होगी। जो मेरे को बताएगा जितने नंबर ऑफ पार्टीशन होंगे ए को उतने हिस्से में ही हम बांट देंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 पार्टीशन है और इस लाइन पर, इस वर्टिसेस पर ए आपका 100% है और टोटल 5 पार्टीशन है, यानी कि हर एक पार्टीशन पर 5 पार्टीशन होने की वजह से 20% की गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे कि इस लाइन की अगर हम बात करें तो इस लाइन पर मेरे पास A कितना है? यहाँ पर है आपका A 80%, ठीक है। यहाँ पर है आपका A 60%, यहाँ पर है आपका A 40%, ये है आपका A 20% और इस वाली लाइन पर मेरे पास A कितना हो गया? 0% हो गया।
क्लियर इतनी बात? कैसे देखना है, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम बनाना है, फिर उसमें कुछ उसके हर वर्टिसेस के पैरेलल जाकर कुछ पार्टीशंस कर देने हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम है तो बराबर पार्टीशन करना है, यानी कि इधर से जैसे मैंने 5 किए हुए हैं इसी तरह से इधर से भी 5 किए हुए हैं और इधर से भी 5 किए हुए हैं, तीनों वर्टिसेस के पैरेलल जाकर जो भी मैंने पार्टीशन किए हैं वो इक्वली पार्टीशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये 100% डिनोट कर रहा था, ये 80%, ये 60, ये 40, ये 20, और ये जो BC लाइन हो गई, BC लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर A आपका है ही नहीं, ठीक है। सिमिलरली हम B के पैरेलल भी जा सकते हैं, जब B के पैरेलल जाएंगे तो देखिएगा जरा, ये B 100% डिनोट कर रहा है, ये B मेरे पास ये B आ गया मेरे पास 80%, ये B आ गया 60%, ये B आ गया मेरे पास यहाँ पर 40, ये B आ गया मेरे पास 20, और यहाँ पर B कितना हो गया, इस लाइन पर B हो गया मेरे पास B 0%, ठीक है। सिमिलरली इसके पैरेलल भी हम जा सकते हैं C वर्टिसेस के, यहाँ पर C 100% था, यहाँ पर C 80, 60, 40, 20, C यहाँ पर हो जाएगा 0%, कितना हो जाएगा इधर C आपका 0% हो जाएगा। अभी तक जितनी हमने बातें देखी उससे मुझे ये पता लगता है कि जैसे जैसे मैं A से दूर जा रहा हूं A की परसेंटेज कम होगी, जैसे मैं B से दूर जा रहा हूं B की परसेंटेज कम हो रही है, सिमिलरली जैसे हम C से दूर जा रहे हैं C की परसेंटेज आपकी कम होती हुई जा रही है, ठीक है। तो देखिएगा जरा, यहां से मेरे पास क्या रिजल्ट निकल कर आए, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC डिनोट्स A, कैसा A है, प्योर A, प्योर B, प्योर C, यानी कि 100% A, 100% B और 100% C। वहीं अगर मैं बात करूं, जैसे मैं A के पैरेलल चला था तो मुझे इस साइड पर यानी कि BC लाइन पर A 0% मिला था, यानी कि जो BC लाइन होगी उसमें केवल क्या होगा, आपका B और C देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हमने बहुत सारी वैल्यूज लिख दी हैं, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर दिखा देते हैं इधर एक बार। जैसे ये था मेरे पास, ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम था, तो ये A, C और B, ये मेरे को क्या बताएगा, 100% A, 100% C, 100% B, ठीक है। BC लाइन पर आपने देखा, अभी BC लाइन पर A कितना है आपका 0% है, यानी कि केवल और केवल आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, B एंड C का मिक्सचर मिलेगा। सिमिलरली A और C लाइन पर आपको केवल और केवल A और C का मिक्सचर मिलेगा। A एंड B यानी कि AB लाइन पर आपको A एंड B का मिक्सचर मिलेगा। यहाँ पर C के एकदम अपोजिट जाएंगे लास्ट पार्टीशन में, तो यहाँ पर C 0 था। A के अपोजिट जाएंगे लास्ट पार्टीशन में, तो यहाँ पर उसका A 0 था, A के अपोजिट A 0, और यहाँ पर आपका B 0 हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। अब सवाल ये उठता है कि सर हमेशा 5 पार्टीशन करने क्या समझने के लिए? ऐसा जरूरी नहीं है, कितने भी पार्टीशन हो सकते हैं। जैसे कि हमने 5 पार्टीशन करे हैं, तो हर एक पार्टीशन पर 20% का डिक्रीज देखने को मिला है। अगर मैं 10 पार्टीशन करूंगा तो हर एक पार्टीशन मेरे को 10% का स्केल दिखाएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं। तो जितने पार्टीशन आप देख रहे हैं वहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम में जो भी आपको प्रॉब्लम दे रखी है, जिससे भी आप डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो नंबर ऑफ पार्टीशन पर डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टीशन लेट से हमने 5 लिया, नंबर ऑफ पार्टीशन इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ईच पार्टीशन कितना परसेंट हो गया मेरे पास, 20% हो गया। देखने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC डिनोट्स प्योर A, प्योर B, प्योर C 100% डिनोट कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, कौन सी साइड है, AB, BC एंड AC डिनोट्स बाइनरी मिक्सचर। किसका बाइनरी मिक्सचर शो कर रहा है, देखिएगा जरा, साइड AB जो है वो बाइनरी मिक्सचर डिनोट कर रहा है A और B का, वहीं AC मिक्सचर जो है वो बाइनरी मिक्सचर डिनोट कर रहा है A और C का, और BC पर B और C का बाइनरी मिक्सचर देखने को मिल रहा है।
ठीक है। साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबी, बीसी एंड एसी डिनोट्स बाइनरी मिक्सचर ऑफ एबी, बीसी एंड एसी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमने रिप्रेजेंटेशन देखा। किसका रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम? किसी भी कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि सॉल्वेंट अगर लें, सॉल्वेंट के केस में अगर हम प्योर सॉल्वेंट लेकर चल रहे हैं यानी कि 100% बी है। देखिएगा जरा, लेट से सॉल्वेंट इज प्योर, सॉल्वेंट इज प्योर यानी कि एस, जो सॉल्वेंट है उसको अगर मैं एस से डिनोट करता हूं तो वो बी के बराबर हो गया। बी को हम 100% सॉल्वेंट से डिनोट करते थे, और जो मैंने रियल सिस्टम में एक्सट्रैक्शन के केस में सॉल्वेंट यूज किया है उसमें आपका सारा सॉल्वेंट है, यानी कि कोई और कंपोनेंट मिक्स नहीं है। तो मैं एस को कहां पर रिप्रेजेंट करूंगा? भाव मैं उसको इस वर्टिसिस पर रिप्रेजेंट करूंगा कि यही मेरा एस बी है। इसी वर्टिसिस पर हम डिनोट करेंगे कि ये रहा मेरा एस, यहाँ पर 100% भी है, 100% भी है यानी कि प्योर सॉल्वेंट के केस में। प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम बी से डिनोट करते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है प्योर सॉल्वेंट अवेलेबल नहीं होता, यानी कि बी के साथ थोड़ा बहुत ए या कोई और सॉल्यूट पहले से ही मिक्स होगा, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? तो कंपोजिशन में अगर 100% बी है प्योर सॉल्वेंट के केस में, तो वो कहां पर आ गया? ट्राइंगल के वर्टिसेस बी पर आ गया मेरे पास। कहां पर आ गया? ट्राइंगल के वर्टिसेस बी पर हम उसको फिर डिनोट करेंगे जाकर, ठीक है। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन था जो मेरे को देखना था। अब वापस से अगर हम बात करें रियल सिस्टम की अपने, तो अभी हमने एक कंपोनेंट देख लिया है। कौन सा कंपोनेंट है? जैसे कि हमने ये ए, बी और एस, अभी हमने केवल सॉल्वेंट की बात करी है। फीड को कैसे डिनोट करूंगा मैं? फीड को कैसे डिनोट करूंगा? बाकी अंदर ये पार्टीशन वैसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। कितने भी पार्टीशन आप कर दो इधर, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बिना स्केल के थोड़ी सी ये दिक्कत होती है स्केलिंग करने में। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे किस तरह से, देखिएगा जरा, इन सभी की कंपोजिशन दिखानी है। सॉल्वेंट अभी हमने केवल सॉल्वेंट की देखी, फिर फीड पर आएंगे, देन मिक्सचर और ई और आर, सभी की कंपोजिशन को इस ट्रायंगुलर डायग्राम पर डिनोट करना है। तो किस तरह से डिनोट करेंगे? जैसे मेरे पास सॉल्वेंट अगर प्योर है तो मैं इससे 100% जहाँ पर बी था इससे डिनोट करूंगा। अब फीड जो होता है यानी कि जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, वो इस सिक्युलेटेड ट्रायंगुलर डायग्राम में कहाँ पर आएगा? फीड जो होता था वो कैरियर लिक्विड और सॉल्यूट का मिक्सचर होता था। किसका होता था? कैरियर लिक्विड और इस सॉल्यूट का मिक्सचर था, ठीक है, इस सॉल्यूट का मिक्सचर था। तो ए और सी यानी कि यहां पर बी एब्सेंट है, फीड के अंदर आपका बी बिल्कुल नहीं होता है सॉल्वेंट। तो देखिएगा जरा, ए और सी को मैं कहां पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं? यानी कि साइड एसी पर जहां पर बी 0 हो गया था, बी यहां पर 100% था, इसके पैरेलल जब मैंने लाइंस बनाई तो परसेंटेज लास्ट वाली लाइन में 0 देखने को मिली थी बी की, तो यहां पर बी एब्सेंट है। इस लाइन पर हम ए और सी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ए और सी के मिक्सचर को हम एसी लाइन पर रिप्रेजेंट kरेंगे। तो वो एसी लाइन है मेरे पास ये, यानी कि फीड कहीं इस लाइन पर होगा। मैंने मान लिया कहीं यहां पर फीड है, मैंने माना कि फीड कहीं यहां पर है, ठीक है, क्योंकि वो ए और सी का मिक्सचर था। किसका मिक्सचर था आपका? एफ, ए और सी का था। तो आपका ये कहां पर होने वाला है? ऑन एसी लाइन, ठीक है, ए और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर आपका फीड हम शो करेंगे। जो फीड वाला पॉइंट है उसको ट्रायंगुलर डायग्राम के अंदर हम किस तरह से शो करेंगे ये हमने बात करी, ठीक है। अब देखिएगा जरा, अब सवाल ये उठता है कि सर एग्जैक्ट ये पॉइंट कैसा है? एसी लाइन हमने मान लिया, अब एग्जैक्ट एसी लाइन में ये पॉइंट कैसे सिलेक्ट करना है? यानी कि ये एसी लाइन है, उसमें किस पर्टिकुलर पॉइंट पर फीड को शो करेंगे? वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर ए कितना है और सी कितना है, ठीक है। अगर ज्यादा ए होगा तो वो पॉइंट ए की तरफ आ जाएगा, जैसे कि हमने देखा था कि ये पॉइंट आपका, ये जो वर्टिसिस था ये 100% ए के लिए डिनोट कर रहा था। तो अगर पॉइंट आपका इधर की तरफ बढ़ता है तो ए आपका इंक्रीज होता है,
और C आपका डिक्रीज होगा अगर इस डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो यहां पर C आपका बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में जाने पर और B आपका कम होगा। ठीक है, ऐसे मैं इस डायरेक्शन की भी बात कर सकता हूं, इस डायरेक्शन में जाने पर यानी कि B की तरफ पॉइंट जाने पर आपका B जो होगा वो बढ़ेगा और A जो होगा वो कम होगा। तो जैसे जैसे हम वर्टिसेस से दूर जाते जाएंगे उसकी परसेंटेज कम होती जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर फीड के अंदर 99% A है और 1% C है तो वो पॉइंट A के पास बिल्कुल पास में आ जाएगा AC लाइन के। वहीं अगर उसमें 99% C है और A% A है तो वो पॉइंट एकदम C के पास आ जाएगा। वहीं अगर वो दोनों में 50-50% है तो दोनों के मिड में चला जाएगा वो पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहां पर देखा फीड और सॉल्वेंट। क्या देखा मैंने? फीड और सॉल्वेंट, यानी कि F और S दो पॉइंट मेरे अभी यहां पर बना दिए हैं। मैंने क्या बोला था, हम यहां पर सारे पॉइंट को शो करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम में। कौन से सारे पॉइंट? ड्यूरिंग द प्रोसेस मेरे को जो भी देखने को मिल रहा है, फीड, सॉल्वेंट, मिक्सचर ऑफ ABC जो कि मिक्सर से पास होकर सेपरेटर तक जाता था, देन एक्सट्रैक्ट एंड रैफिनेट। ठीक है, तो फीड मैंने देखा कि A और C, तो A और C को ऐड करा तो F बना था, इसलिए F आपका AC को ज्वाइन करने वाली लाइन पर होगा। AC को ज्वाइन करने वाली लाइन पर F होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा मास बैलेंस हम देख लें एक्सट्रैक्शन के केस में, तो फीड और सॉल्वेंट मिलकर क्या बन रहे हैं? मिक्सचर बन रहे हैं। और वही मिक्सचर आगे जाकर क्या बन रहा है आपका? एक्सट्रैक्ट और रैफिनेट। जिसमें से फीड मेरे पास क्या था? F था मेरे पास A+C। जब F इज इक्वल्स टू A+C था तो F कहां पर आया? A और C को ज्वाइन करने वाली लाइन पर। F और S को जब मैं ऐड करूंगा तो मिक्सचर बन रहा है। ये जो मिक्सचर होगा इसमें A, B, C तीनों होंगे, मिक्सचर ऑफ A, B एंड C। ठीक है, तीनों कंपोनेंट्स होंगे। जैसा कि हमने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम में, वर्टिसेस डिनोट कर रहे थे किसको? वर्टिसेस डिनोट कर रहे थे प्योर A, प्योर B और प्योर C को, यानी कि सिंगल कंपोनेंट को। वहीं साइड्स ऑफ ट्रायंगल डिनोट कर रहे थे आपका बाइनरी सिस्टम को, यानी कि दो कंपोनेंट को। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर आया, वो क्या डिनोट करेगा कि इस टाइम पर तीनों कंपोनेंट्स आपके अवेलेबल हैं, कोई भी जीरो नहीं है। एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल, एनी पॉइंट, तो इन दो पॉइंट के साथ एक पॉइंट और मेरे को समझ में आया, एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल shows tertiary mixture, ठीक है। तो जैसे हमने एक एक करके पॉइंट पढ़े, पहले हमने वर्टिसेस की बात करी, देन साइड्स की बात करी, लेकिन मिक्सचर के अंदर तो A, B और C देखने को मिलेगा। भाई फीड के अंदर दो कंपोनेंट थे A और C, सॉल्वेंट के अंदर एक था। अब हम जैसे ही अगले स्टेप पर चले तो वहां पर मेरे को मिक्सचर देखने को मिला A, B और C का, दैट मीन्स टर्शरी सिस्टम है अभी मेरे पास। ठीक है, टर्शरी सिस्टम यानी कि जहां पर तीन कंपोनेंट्स अवेलेबल है। जब तीन कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं तो मेरे पास किसी भी पॉइंट को अगर मैं ट्रायंगल के अंदर शो करूंगा वो मुझे टर्शरी मिक्सचर डिनोट करेगा। तो वर्टिसेस की बात हुई, साइड्स की बात हुई, इनसाइड ट्रायंगल की बात हुई, तीनों पॉइंट किस तरह से आपके कंपोनेंट्स शो करते हैं। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात हमें यहाँ पर समझ में आई कि फीड इज इक्वल्स टू A+C था, तो F को हम A और C को ज्वाइन करने वाली लाइन से समझ रहे थे। अगर मैं M की बात करूं, मिक्सचर, जो कि अभी ट्राइंगल के अंदर आने वाला है, बिकॉज यहां पर तीनों कंपोनेंट, जब ये ट्राइंगल के अंदर आएगा तो ये कहां पर होगा? ये होगा आपका F और S को ज्वाइन करने वाली लाइन पर। जैसे कि F इज इक्वल्स टू A+C था, F इज इक्वल्स टू A+C था, तो F कहां पर था? F लाइज ऑन, F पॉइंट लाइज ऑन AC लाइन, यानी कि A और C को ज्वाइन करने वाली लाइन पर। सिमिलरली M इज इक्वल्स टू F+S। अब मैंने F पॉइंट और S पॉइंट ढूंढ लिया है, तो M कहां पर होगा मेरे पास? देयरफॉर M लाइज ऑन FS लाइन, यानी कि F और S को ज्वाइन करने वाली लाइन पर M होगा, और वही M E+R के बराबर है, यानी कि वही M E और R को ज्वाइन करने वाली लाइन पर होगा। देखिएगा जरा किस तरह से,
F और S को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है मेरे पास, तो इस लाइन पर कहीं पर M होगा। डिपेंड करता है वापस से फीड कितना मिला है, सॉल्वेंट कितना मिला है, फीड कितना मिला है, सॉल्वेंट कितना मिला है। अगर मैंने फीड ज्यादा मिलाया होगा तो M पॉइंट फीड की तरफ होगा इस रेड लाइन पर, वहीं अगर सॉल्वेंट ज्यादा मिलाया होगा तो वो M सॉल्वेंट के पास होगा। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। हमने बाइनरी मिक्सचर के लिए देखा था कि साइड्स शो कर रहा है, ठीक है। तो F A प्लस C था, F क्या था मेरे पास, A प्लस C, तो F आया मेरा A और C को ज्वाइन करने वाली लाइन पर। सिमिलरली जो मिक्सचर है आपका वो फीड प्लस सॉल्वेंट है, यानी कि F और S को ज्वाइन करने वाली लाइन पर M होगा, ठीक है। फिर हमने डिसाइड किया था यहाँ पर F के अंदर, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं F और M को, F एग्जैक्टली किस पॉइंट पर होगा। तो हमने देखा कि अगर वो A की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि फीड के अंदर कैरियर लिक्विड ज्यादा है, तो A की तरफ पॉइंट जाएगा। अगर वहां पर सोल्यूट ज्यादा है तो वो C की तरफ जाएगा। सिमिलरली मिक्सचर के केस में है, अगर आपने मिक्सचर में जो फीड लिया है वो बहुत ज्यादा लिया है तो वो फीड की तरफ पॉइंट होगा ज्यादा, ठीक है। तो F के क्लोज होने वाला है। अगर फार होगा यानी कि F वहां पर कम है। तो 100% A के लिए हमने इस वर्टिसेस से शो करा था, जैसे A से दूर जाते थे A की परसेंटेज कम हो जाएगी। सिमिलर केस है हमारे पास, अगर फीड ज्यादा लूंगा तो M F के पास होगा, फीड कम लूंगा तो M आपका F से दूर चला जाएगा। और M लाइज ऑन FS लाइन एज वेल एज अगर यहां पर मैं इस ट्राइंगल के अंदर जब एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट के शो करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो M आपका ऑल्सो लाइज ऑन E और R लाइन, यानी कि E और R को ज्वाइन करने वाली लाइन पर। इस बात से मेरा क्या कंक्लूजन निकलता है कि E और ER लाइन एंड FS लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी तो वो पॉइंट मेरा M होगा। M इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ FS लाइन एंड ER लाइन। भाई कोई एक पॉइंट दो लाइन को कब सेटिस्फाई करता है, वो तब सेटिस्फाई करता है एक सिंगल पॉइंट दो लाइन को जब वो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो पॉइंट आया दोनों के लिए कॉमन पॉइंट आया, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इतना अभी तक हमने समझा, इसको और डिटेल में आगे समझेंगे। ये बेसिक्स था, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम को समझना था हमें यहाँ पर। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी एक्सट्रैक्शन के इंट्रोडक्शन की, किस तरह से एक्सट्रैक्शन देखने को मिलता है। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हम हर बार ये पूरा सेटअप तो नहीं बनाएंगे ना, इस पूरा सेटअप नहीं बनाएंगे उसको एक सिंगल स्टेज से। इस सिंगल स्टेज का मतलब ये पूरा सेटअप ही है, यानी कि एक मिक्सर और एक सेपरेटर, और सेपरेटर हमने इन्फिनाइट टाइम दिया था तो इक्विलिब्रियम की बात आ गई। अब इक्विलिब्रियम में लिविंग स्टीम्स होती हैं, ठीक है। फिर अब तीन कंपोनेंटेड टर्शरी सिस्टम है मेरे पास, तो एक्स वाई यानी कि आपका जो 2 डायमेंशनल प्लॉट से काम नहीं चलेगा, या तो 3 डायमेंशन बनाइए आप, या फिर उसको इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम से समझाइए, ठीक है। तो ट्रायंगुलर डायग्राम से मैंने समझा कि वर्टिसेस आपका प्योर ए, प्योर बी, प्योर सी, और साइड्स जो थे वो बाइनरी मिक्सचर डिनोट करेंगे। इसी तरह से हमने देखा कि फीड ए और सी का मिक्सचर होता है, यानी कि AC लाइन पर होगा। मास बैलेंस किया तो पता चला F और S M बनेगा, और वही M आगे जाके आप E और R बनेगा, यानी कि M F और S को ज्वाइन करने वाली लाइन पर होगा, जैसे कि F था आपका A और C को ज्वाइन करने वाली लाइन पर, M आपका E और R को ज्वाइन करने वाली लाइन पर भी होगा। तो जब दो लाइन पर एक कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब M आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है FS लाइन और ER लाइन का। अगले स्टेप में E और R को ढूंढते हैं ट्रायंगुलर डायग्राम पर। हाँ, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन की हम बात कर रहे थे, जहां पर उसको हमने एक सिंगल स्टेज से रिप्रेजेंट किया था। स्टेज, और स्टेज के अंदर जो इनपुट देखने को मिल रहा था वो था मेरे पास फीड जो कि आपका A और C मिलकर बना था, और यहाँ पर था सॉल्वेंट, ठीक है। और इधर से जो आउटपुट होगा मेरे पास वो होगा एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट। एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट सिंगल स्टेज का मतलब था मिक्सर और सेपरेटर। कैसा सेपरेटर, जहां पर आपने इन्फिनाइट टाइम उसको दिया है सेपरेट होने के लिए, ठीक है। सॉल्वेंट B और S से हम डिनोट करते थे अगर प्योर सॉल्वेंट था तो। बात करते थे कि कंपोजिशन किस तरह से डिनोट करेंगे। कंपोजिशन हम फीड के लिए X से डिनोट करेंगे,
सॉल्वेंट के लिए y से, एक्सट्रैक्ट के लिए y से और रेफिनेट के लिए x से। ठीक है, जितना भी एक्सट्रैक्ट फेज होगा उसको हम y से डिनोट करते थे, तो इसलिए हमने इसको YS लिख दिया। प्योर सॉल्वेंट के केस में YS कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंपोजिशन हम बताते थे वो किसके लिए बताते थे कि सोल्यूट कितना है, सोल्यूट यहाँ पर कितना है। ठीक है, तो x जो था मेरे पास, x बताता था C/A + B + C इन रेफिनेट फेज, और y मेरे को बताता था C/A + B + C इन एक्सट्रैक्ट फेज। ठीक है, इतनी बात अभी तक हमने करी थी। फिर उसके बाद देखा था इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, तो स्टेज में जब एक मिक्सर और सेपरेटर है, वन स्टेज इज इक्वल्स टू वन मिक्सर प्लस वन सेपरेटर। तो स्टेज के अंदर जो मिक्सर लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, बेसिकली फीड और सॉल्वेंट को थोरोली मिक्स कर रहा है, ताकि सॉल्वेंट को मौका मिल सके सोल्यूट के साथ सोल्यूबल होने का। तो मास बैलेंस हम लोगों ने इस तरह से देखा था, मास बैलेंस मेरे पास क्या था, F + S इज इक्वल्स टू, यानी कि फीड प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू मिक्सचर ऑफ A, B एंड C। स्टेज के अंदर पहले F और S को मिक्स करेंगे, फिर वो ही सिस्टम निकलकर आपका एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट फेज बना रहा है, इज इक्वल्स टू E + R। F + S इज इक्वल्स टू M क्या था मेरे पास, मिक्सचर ऑफ A, B एंड C, मिक्सचर ऑफ A, B एंड C इज इक्वल्स टू E + R, यानी कि एक्सट्रैक्ट प्लस रेफिनेट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्शन की बात करूं कि सोल्यूट का फ्रैक्शन किस तरह से डिनोट कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर YS लिया है, यहाँ पर Y लिया है, तो इसको मैं XF से डिनोट कर लेता हूँ, XF से इसको हमने डिनोट कर लिया। तो ये था मेरे पास ओवरऑल मास बैलेंस। अगर कंपोनेंट बैलेंस की बात करेंगे, कंपोनेंट बैलेंस में हम क्या कंपोनेंट बैलेंस कर सकते हैं, सोल्यूट, बिकॉज कंपोजिशन जो थी मेरे पास सोल्यूट की गिवन थी, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। C मेरे पास सोल्यूट था, A कैरियर लिक्विड से हम बोलते थे और B को हम सॉल्वेंट बोला करते थे। कंपोनेंट बैलेंस सोल्यूट का क्या होगा, सोल्यूट का कंपोनेंट बैलेंस देखिएगा जरा, F XF प्लस S YS 0 कब होगा आपका, अगर प्योर सॉल्वेंट गिवन है, यानी कि उसमें केवल B है अगर आपका। ठीक है, अगर नहीं है, प्योर नहीं है, तो इसलिए हमने YS कंसिडर कर लिया। इज इक्वल्स टू EY प्लस RX इज इक्वल्स टू EY प्लस R इंटू X। ठीक है, ये हमने सोल्यूट बैलेंस कर लिया। अब बात ये थी कि हमने क्या करना था इधर, कि जितने भी पॉइंट्स है उसको इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते थे, सभी पॉइंट्स को हम इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम पर रिप्रेजेंट किया करते थे, ये हमने देखा था। फीड हमने F रिप्रेजेंट किया था AC लाइन पर, सॉल्वेंट हमने B पॉइंट पर, B वर्टिसेस पर डिनोट किया था उसको। उसके आगे की कहानी, यानी कि M, E और R कहाँ कहाँ पर रहने वाला है, इससे पहले हम जनरल रिप्रेजेंटेशन कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आ गया मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने इस ट्रायंगल को पढ़ना सीखा था, किस तरह से इस ट्रायंगल को पढ़ते हैं। जैसे कि ये मेरे पास A है, ये B है और ये C सॉल्यूट। ठीक है, इतना पढ़ना सीखा था। फिर हमने पार्टीशन के अकॉर्डिंग देखा था कैसे हर एक पार्टीशन पर A की या B की या C की परसेंटेज कम हो जाती है। तो जितना हम A के पास जाते थे उतना ही A बढ़ता था, जितना B के पास जाएंगे उतना B बढ़ेगा, जितना C के पास जाएंगे उतना ही C बढ़ेगा उसमें। ऐसे ही हम इसको उल्टा भी देख सकते हैं कि A से जितना दूर जाएंगे उसमें A की परसेंटेज कम होती जाएगी, B से जितना दूर जाएंगे B की परसेंटेज कम होती जाएगी, और C से जितना दूर कोई पॉइंट होगा उसमें C की परसेंटेज कम हो जाएगी। ठीक है, वर्टिसेस क्या डिनोट करता था, वर्टिसेस आपका बताता था प्योर A, प्योर B और प्योर C के बारे में। वहीं साइड की बात कर लें, AB, BC और C है, वो क्या बताता था आपको, बाइनरी मिक्सचर ऑफ AB, BC एंड C है। लेकिन कोई भी पॉइंट ट्राइंगल के अंदर अगर आता है तो वहां पर A, B, C तीनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फीड में था, फीड में केवल आपका A और C था, तो A और C हमने यहां पर डिनोट कर दिया उसको कहीं। F इज इक्वल्स टू A प्लस C,
तो कहां पर आएगा आपका, AC लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि B 0 है और B कहां पर 0 होता था, ये आपका B 100% था। जैसे जैसे हम B से दूर जाते जाएंगे आपका B की परसेंटेज कम हो जाएगी और उसको अपोजिट वाली साइड में B 0% हो जाता था। यहाँ पर B 0 था, यहाँ पर C के अपोजिट वाली साइड पर C 0 था, यहाँ पर आपका A 0 हो गया था। क्लियर इतनी बात? तो फीड आपका A+C था, ठीक है, तो AC लाइन पर आ गया। फिर हमने बात करी थी कि एग्जैक्ट AC लाइन पर कहाँ होगा। अगर A की परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई होगी तो A के पास होगा, अगर C की परसेंटेज ज्यादा होगी तो वो पॉइंट C के पास होगा, क्योंकि ये वर्टिसेस A 100% डिनोट कर रहा है, तो ये एकदम पास वाला उसके 99 होगा, धीरे धीरे करके वो 0 तक जाएगा। ऐसे ये C 100% डिनोट कर रहा था, तो F की हमने बात कर ली थी और ये था आपका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट S, यानी कि अगर प्योर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो वो B वर्टिसेस पर आ जाएगा। B एग्जैक्टली जो सॉल्वेंट डिनोट करता था B के केस में, तो सॉल्वेंट को हम S से डिनोट करते हैं। अब सॉल्वेंट किस नेचर का है, हमने माना कि प्योर सॉल्वेंट है, यानी कि सॉल्यूट पहले से कैरी नहीं कर रहा है, तो वो मेरे पास वर्टिसेस पर आ गया, ठीक है। अब इस मास बैलेंस के अकॉर्डिंग देखें, F+S इज इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू E+R। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पर आना है, यानी कि M पर। हमें ये सारे पॉइंट, मैंने क्या बोला था कि जितने भी हमारे पास चीजें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट हो, थ्रू आउट द होल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, उन सभी को हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम में डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज वो कंपोजिशन बताता है, ठीक है। तो कंपोजिशन हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो F आ गया था मेरा A+C, तो इसलिए AC लाइन पर आ गया। अब देखिएगा जरा, जो मास बैलेंस अगर देखें तो मेरे पास क्या है, F+S इज इक्वल्स टू M और M इज इक्वल्स टू E+R, ठीक है। जैसे कि F A और C को ज्वाइन करने वाली लाइन पर आया था, बिकॉज F इक्वल्स टू A+C, यानी कि B नहीं था। सिमिलरली F+S M बन रहा है, तो आपका M कहां पर आ जाएगा, M लाइज ऑन FS लाइन। कहां पर आएगा, F और S को ज्वाइन करने वाली लाइन पर आएगा। वापस से देखिएगा जरा, F इज इक्वल्स टू A+C, तो F आया मेरा A और C को ज्वाइन करने वाली लाइन पर, क्योंकि B 0 था, तो ये तो बहुत सिंपल कहानी थी। लेकिन अंदर के पॉइंट्स कैसे ढूंढने, आपका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। F+S M बन रहा है, तो M F और S को ज्वाइन करने वाली लाइन पर होगा। वही M आगे जाकर आपका E और R बनेगा। क्या बनेगा आपका, E और R बन रहा था, यानी कि M लाइज ऑन E R लाइन, ठीक है। कोई एक पॉइंट दो लाइन पर कब होगा, कोई एक पॉइंट दो लाइन पर तब होगा जब वो उन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका एक कॉमन पॉइंट देखने को मिलता है, जैसे कि यहां पर मिल रहा है मेरे को, एक FS लाइन है और एक ER लाइन है। M दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। M इज द इंटरसेक्शन पॉइंट of ER line and FS line, ER line and FS line, ठीक है। तो F और S को ज्वाइन करने वाली लाइन पर आपका M होने वाला है, यानी कि इस लाइन पर कहीं पर M होगा, कहीं पर M होगा मेरे पास। अब एग्जैक्ट M कहां पर होगा वो तो मुझे नहीं पता, वो तो मेरे को नहीं पता है एग्जैक्ट कहां पर होगा, मैंने मान लिया इस तरह से। ये F के पास लाइन कब जाएगा, ये जो पॉइंट है सॉरी M, वो F के पास कब जाएगा, जब मिक्सचर के अंदर यानी कि फीड हम ज्यादा डालेंगे और सॉल्वेंट कम डालेंगे। F+S M था, मान लो F अपने 100% डाला, फीड 100% डाला, सॉल्वेंट डाला ही नहीं, तो वो मिक्सचर पॉइंट F ही तो है। आपने मान लो फीड 90% डाला, सॉल्वेंट 10% डाला, तो वो फीड के पास वाला पॉइंट होगा। तो जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं F से, इसका मतलब वहां पर फीड कम है, जैसे ही फीड के पास जाएंगे इसका मतलब वहां पर फीड ज्यादा है। इस तरह से हम डिनोट करते थे चीजों को। तो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम। अब बात आई हमारा एक्सट्रैक्ट और रैफिनेट, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, एक्सट्रैक्ट और रैफिनेट की कहानी। एक्सट्रैक्ट और रैफिनेट की कहानी के लिए मैं इसको अभी हटा देता हूँ, वापस से इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा मेरे को क्लीन चाहिए होगा एक्सट्रैक्ट और रैफिनेट समझने के लिए। अब देखिएगा जरा,
स्टेज के अंदर क्या था मेरे पास, एक मिक्सर और एक सेपरेटर था, और सेपरेटर के अंदर इनफाइनाइट टाइम प्रोवाइड किया गया था। कितना टाइम प्रोवाइड किया था आपका, इनफाइनाइट टाइम प्रोवाइड किया गया था। जब इनफाइनाइट टाइम प्रोवाइड किया गया था तो इक्विलिब्रियम वहां पर मेंटेन होगा, और इक्विलिब्रियम वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम के केस में कौन इक्विलिब्रियम में होगा, कौन सी स्ट्रीम्स होंगी, इक्विलिब्रियम में हमेशा लिविंग स्ट्रीम्स इक्विलिब्रियम में आती है। इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या था कि होने दो मास ट्रांसफर, इतना हो रहा है, यानी कि दोनों को सेपरेट होने दो। तो जितना ज्यादा हम टाइम प्रोवाइड करेंगे उनको, उतना ही ज्यादा वो सेपरेट होगा। इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या है कि भाई मैक्सिमम सेपरेशन हो जाए, लेकिन सेपरेशन एक हद तक होगा जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम तक, ठीक है। तो इनफाइनाइट टाइम यानी कि इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, लिविंग स्ट्रीम्स आपके इक्विलिब्रियम में होने वाली, लिविंग स्ट्रीम्स आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे कि हमारे पास लिविंग स्ट्रीम क्या है, एक्सट्रैक्ट वाई, रेफिनेट एक्स, ठीक है। इसको R से डिनोट करते थे, इसको हम E से डिनोट करते थे, वहीं उसकी कंपोजिशन को, सोल्यूट की कंपोजिशन को Y और X से। अब इस स्टेज से लिविंग स्ट्रीम क्या है आपकी, एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट, ये दोनों बाहर निकल रहे हैं। तो Y और X आपके यानी कि एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट आपके इक्विलिब्रियम में होंगे। कहां पर होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे Y और X। ध्यान रखिएगा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम में हम क्वांटिटी नहीं शो करते हैं, हम कंपोजिशन बताते हैं। अगर मैंने F से डिनोट किया है तो वो F की कंपोजिशन बता रहा है। क्या बता रहा है आपको, F की कंपोजिशन बता रहा है, ठीक है, कि उसके अंदर F के अंदर A B C कितना है। तो B तो क्योंकि होता नहीं है तो वो A और C बता रहा है, F पॉइंट के उसमें A और C कितना है। ऐसी सॉल्वेंट को अगर हम B से डिनोट करते हैं तो वो क्या बता रहा है कि सॉल्वेंट के अंदर B आपका 100% है, जिसको हम प्योर सॉल्वेंट बोलते हैं B को। तो S सॉल्वेंट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, अगर वो प्योर है तो हम उसको B पॉइंट से ही डिनोट कर देंगे। क्लियर इतनी बात। तो आगे हमने देखा कि एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट इक्विलिब्रियम में है, यानी कि Y और X के बीच में इक्विलिब्रियम कर्व बनेगा। अगर देखते हैं तो Y और X के साथ, यानी कि जब एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट की कंपोजिशन को हम Y और X से डिनोट करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में। तो ट्रायंगुलर डायग्राम के अंदर कंपोजिशन एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट की किस तरह से होगी वो मुझे समझना है। उसके लिए इक्विलिब्रियम कर्व यहां पर अब कैसा बनेगा, इस ट्रायंगुलर डायग्राम में आपका इक्विलिब्रियम कर्व कैसा बनेगा, और वो कर्व आपको क्या बताता है। इस तरह से इक्विलिब्रियम कर्व बनेगा, वो ये है आपका इक्विलिब्रियम कर्व, ठीक है, ये है आपका इक्विलिब्रियम कर्व। अब इस इक्विलिब्रियम कर्व पर E और R सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि इस इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर E और R डिनोट करेगा आपका, क्योंकि दोनों ही इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज इनफाइनाइट टाइम प्रोवाइड किया गया था। और हमने बोला भी था कि एक्सट्रैक्शन जो है आपका इक्विलिब्रियम फेनोमेना है। लिविंग स्ट्रीम्स इक्विलिब्रियम में किस वजह से है, क्योंकि सेपरेटर में हमने काफी टाइम दिया। तो इक्विलिब्रियम कर्व आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है जिस पर E और R आने वाला है। क्या आने वाला है, जिस पर E और R आने वाला है, एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट, ठीक है, इतना हमने पता किया है। E और R इस कर्व के ऊपर आएगा, दोनों पॉइंट इस कर्व के ऊपर आने वाले हैं। अब हमें ये तय करना है कि E और R कहाँ पर होगा, किस पोजीशन पर होगा, ठीक है। लेकिन उसकी पोजीशन देखने से पहले इस कर्व को और समझना है डिटेल में। इससे पहले हमने ट्रायंगुलर डायग्राम समझा था किस तरह से नाम देना है उसके अंदर, ठीक है। अब उससे जुड़ी हुई कुछ टेक्निकल बातें हैं, जैसे कि 1 फेज और 2 फेज। ये जो आपको इक्विलिब्रियम कर्व दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये इक्विलिब्रियम कर्व जो आपको दिख रहा है, इस इक्विलिब्रियम कर्व के अंदर आपके 2 फेज देखने को मिलेंगे। 2 फेज, ये है आपका 1 फेज, ठीक। और अगर हम एक्सट्रैक्शन होते हुए देखना चाहते हैं तो वहां पर 2 फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वहां पर, अगर हम एक्सट्रैक्शन होते हुए देखना चाहते हैं तो वहां पर 2 फेज बने, यानी कि ये जो रीजन आपको दिख रहा है 2 फेज रीजन, आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखना चाहेंगे। अगर वहां पर 2 फेज नहीं बनता है तो सेपरेशन कैसे होगा। अगर केवल और केवल सिंगल फेज बन गया, कि सर कोई बात समझ में नहीं आई ज़्यादा, दोबारा से थोड़ा समझाइए। डिस्टिलेशन की अगर हम बात करें, देखिएगा जरा, डिस्टिलेशन में जब हम सेपरेशन करते थे तो एक कंपोनेंट के वेपर ज़्यादा बनाते थे और दूसरा कंपोनेंट मेरे पास ज़्यादातर लिक्विड फेज में रहता था।
अगर सोचो वहां पर भी केवल एक ही फेज बन रहा होता, मान लो फीड हमारे पास लिक्विड फेज में आ रहा है और मैंने सारा का सारा वेपराइज कर दिया, टोटल रिबॉयल कर दिया, तो क्या देखने को मिलेगा? सिंगल फेज। तो लिक्विड से आपने वेपर फेज में कन्वर्ट कर दिया, सेपरेशन कहाँ हुआ? तो सेपरेशन होने के लिए हमेशा टू फेज आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक दो अलग अलग फेज नहीं बनेंगे तो सेपरेट कैसे करेंगे सर? तो सिंगल फेज नहीं बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया ट्राइंगल के अंदर ए बी सी तीनों कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, यानी कि अब टू फेज की बात करें तो टू फेज का मतलब क्या है कि वहां पर कुछ पार्ट इमिसिबल है, यानी कि ए बी सी कंप्लीट मिसिबल नहीं है। मिक्सचर तो मिल रहा है ए बी सी का देखने को, लेकिन ए बी सी कंप्लीटली मिसिबल है, वो केवल वन फेज रीजन के अंदर है। अगर ए बी सी, भाई हमने क्या कह रहा था, ए और सी जो फीड में था उसमें बी हमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया। अब ए और सी सेपरेट नहीं हो रहा था, तभी तो हमने बी ऐड करा था। अब पता चला बी भी उसमें जाकर मिल गया, यानी कि ए बी सी का अगर कंप्लीटली मिसिबल मिक्सचर मिल गया तो सर सेपरेट तो मुझे फिर 3 कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो हम ऐसा सॉल्वेंट चाहेंगे ही नहीं, हम ऐसा सॉल्वेंट चाहेंगे जिसका सोल्यूबिलिटी डिफरेंस अच्छा हो, यानी कि जो केवल एक के साथ ज्यादा सोल्यूबल हो। यानी कि ए बी सी का मिक्सचर तो मिलेगा लेकिन कम मिलना चाहिए, ऐसा हमें सॉल्वेंट यूज करना है जो कि टू फेज क्रिएट करे। दूसरा सवाल कि सर जब दोनों साइड लिक्विड ही हैं तो टू फेज से क्या मतलब है? टू फेज से हम टू फेज की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, टू फेज हमें क्यों चाहिए? ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। हम ए और सी को सेपरेट करना चाह रहे थे, ठीक है, ए और सी को सेपरेट करना था, जो कि होना मुश्किल था, इसलिए हमने बी मिलाया। तो यहां से सर दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हमने या तो बेकार सॉल्वेंट यूज कर लिया जिससे कि ए बी और सी मिल गया, ठीक है, या फिर हमने बहुत अच्छा सॉल्वेंट यूज करा जिससे मेरे पास क्या हो गया, ए अलग हो गया और बी सी का मिक्सचर अलग हो गया, यानी कि केवल और केवल सॉल्वेंट ने सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट किया। ये दो पॉसिबिलिटी हैं। एक आपका बेकार एक्सट्रैक्शन है, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है, एबीसी ने मिक्सचर बना लिया, दो कंपोनेंट हमसे अलग नहीं हो रहे थे, अब 3 कंपोनेंट कंप्लीटली मिसिबल हो गए हैं, ठीक है। इससे बचने के लिए हमने अच्छा सॉल्वेंट यूज किया, यानी कि अच्छा, यानी कि सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा था ना वो, तो सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट सारा का सारा सोल्युबिलिटी डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा था। तो सोल्युबिलिटी डिफरेंस जब मैं बार बार बोल रहा हूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्वेंट ऐसा एक्सट्रैक्ट आपको सिलेक्ट करना है। जो दो आपने जो कंपोनेंट्स ले रखे हैं सेपरेट करने के लिए ए और सी, उसके केस में उसकी प्रॉपर्टीज से हमें देखना है कैसा सॉल्वेंट हमें चाहिए होगा जो कि केवल सोल्यूट को लेकर जाए। तो इसमें तो अगर ये ए बी सी का मिक्सचर बन गया तो ये और प्रॉब्लम आ जाएगी, वन फेज बन गया, ए और सी सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, अब ए बी सी तीनों मिल गए हमारे पास। एक है ये परफेक्ट एक्सट्रैक्शन वाला केस, यहां पर आपका कैरियर लिक्विड अलग ही हो जाए और सोल्यूट के साथ केवल सॉल्वेंट चला जाए, ठीक है। लेकिन रियल सिस्टम के अंदर जैसे हमने ये दो एक्सट्रीम केस लिए, एक बेकार एक्सट्रैक्शन एक परफेक्ट एक्सट्रैक्शन, लेकिन रियल सिस्टम के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो कुछ पेयर्स बनाता है। किस तरह के पेयर बनाएगा? जैसे कि ए सी तो था ही हमारे पास, ठीक है, ए सी तो कंप्लीटली मिसिबल ही था, अगर ये कंप्लीटली मिसिबल नहीं होता तो सेपरेट हम उसको एक्सट्रैक्शन से करते ही नहीं, ऐसे ही हो जाता आपका। प्लस आपका बी सी, ठीक है, प्लस ए बी और कुछ थोड़ा सा ए बी सी, यानी कि ये जो ए सी और बी था इससे मिलकर मेरे को कुछ पेयर्स मिले, सारे पेयर मैंने कंसीडर कर लिए, ए सी बी सी और ए बी, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि तीनों मिल जाएं ए बी सी। तो ये तो आपका दिख रहा है टू फेज और ये आपका दिख रहा है वन फेज। अगर वन फेज हो गया तो एक्सट्रैक्शन होने में मुश्किल आ जाएगी, ठीक है, डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। नाउ difficult to extract or two phase will help in extraction, और इसीलिए यही कारण है कि एक्सट्रैक्शन को लो टेम्परेचर पर किया जाता है, रूम टेम्परेचर पर किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर नहीं किया जाता। therefore extraction is done at room temperature, क्योंकि
रूम टेम्परेचर पर क्यों किया जाता है? बिकॉज एट हाई टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। एट हाई टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। कि सर सोल्यूबिलिटी बढ़ाना तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन सॉल्वेंट की सोल्यूबिलिटी सोल्यूट के साथ बढ़नी चाहिए, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से तो वो ए के साथ भी अपनी सोल्यूबिलिटी बढ़ा देगा, यानी कि बी अब सोल्यूट के साथ भी जाएगा और कैरियर लिक्विड के साथ भी जाएगा, तो एक सिंगल मिक्सचर मेरे को देखने को मिल जाएगा सोल्यूबिलिटी बढ़ने के कारण। इसलिए हम हाई टेम्परेचर पर नहीं करते हैं। सोल्यूबिलिटी डिफरेंस जो टर्म था मेरे पास, वो क्या था? सोल्यूबिलिटी टर्म, सोल्यूबिलिटी डिफरेंस के सोल्यूट के साथ ज़्यादा सोल्यूबल होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से वो सबके साथ सोल्यूबिलिटी बढ़ा देगा, तो ए बी सी का मिक्सचर मिलेगा वन फेज। इसलिए हम वन फेज को एक्सट्रैक्शन के लिए बुरा मानते हैं। वन फेज हमें नहीं चाहिए, टू फेज। टू फेज का मतलब क्या है? आपका टू फेज कहाँ पर देखने को मिलेगा? जहाँ पर भी आपके ये जो दो पेयर्स मिल रहे हैं पार्शियली मिसिबल हो या फिर थोड़े बहुत इमिसिबल भी हो, तो टू फेज में देखने को मिलेंगे। तो लिक्विड के केस में हम टू फेज कब कंसीडर करते हैं? जब दो लिक्विड आपका मिल रहा है। जैसे ए लिक्विड मैंने मान लिया, ए तो चलो नहीं ले रहे हैं क्योंकि ए से कैरियर लिक्विड डिनोट कर रहे हैं। हमने माना ये एक्स है, लिक्विड प्लस वाई लिक्विड मिलकर जेड बना रहा है। अगर ये कंप्लीटली मिसिबल है, ठीक है, x प्लस वाई मिलकर कंप्लीटली मिसिबल मिक्सचर बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे वन फेज। वहीं x और y अगर मिलकर इमिसिबल चीजें बना रहा है, तो मेरे पास क्या हो गया वहां पर? आपका आ जाएगा फिर टू फेज। ठीक है, तो दो लिक्विड कब वन फेज बनाते हैं, कब टू फेज बनाते हैं? अगर दोनों मिल गए, लिक्विड मिसिबल है कंप्लीटली, तो वन फेज बनाएगा, और अगर आपका इमिसिबल है तो कितने फेज बनाएगा? आपके बनाएगा वन फेज। ठीक है, इसको Z से हमने डिनोट किया है, एक्स वाई जेड। तो कंप्लीटली मिसिबल पर वन फेज बना रहा है और इमिसिबल पर टू फेज बना रहा है। इस तरह से हम नंबर ऑफ फेजेस के लिए देख सकते हैं। तो टू फेज कहाँ पर बनेंगे? जैसे कि पार्शियली मिसिबल वाला एक केस हमारे पास रह गया, एक्स लिक्विड प्लस वाई लिक्विड आपका पार्शियली मिसिबल है। अब ये कितने फेज बनाएगा? पार्शियली मिसिबल का मतलब क्या है? कुछ पार्ट इसका मिसिबल है और कुछ पार्ट इसका इमिसिबल है। जहां पर इमिसिबल होगा वहां पर आपका ये टू बनाएगा, और जहां पर आपका मिसिबल होगा तो वहां पर ये वन फेज बनाएगा। तो हमने यहाँ पर वन फेज और टू फेज की लड़ाई लड़ी, तब जाकर हम ई और आर को समझ सकते हैं। ठीक है इस ट्राइंगल के ऊपर मैंने फीड को शो करा एफ को, सॉल्वेंट को शो किया एस को। हम एम ई और आर के लिए आगे पढ़ना चाह रहे थे। एम ई और आर के लिए पहले मेरे को इक्विलिब्रियम कर्व यहाँ पर देखना पड़ा, ट्राइंगुलर डायग्राम के अंदर किस तरह से बनाना है। उसके बाद इक्विलिब्रियम कर्व के बाद मेरे को ये पता लगा कि लिविंग स्ट्रीम्स क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, यानी कि एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट आपके इक्विलिब्रियम में रहने वाले हैं ई और आर, तो वो इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये टू फेज और वन फेज वाली कहानी थोड़ी सी समझनी थी। ठीक है, टू फेज और वन फेज वाली कहानी हमने समझी। अब वापस सर आ जाते हैं आप यहाँ पर जरा। टू फेज और वन फेज के बाद ये था मेरे पास टू फेज, ये था वन फेज, ये था मेरे पास फीड, ये था सॉल्वेंट। तो F और S को ज्वाइन करने वाली लाइन पर M आएगा। अब E और R कैसे हम शो करेंगे? एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट। जैसा कि आपको पता है E यानी कि एक्सट्रैक्ट के अंदर मेरे पास क्या ज्यादा था? एक्सट्रैक्ट के अंदर मेरे पास ज्यादा था सोल्यूट। E के अंदर मेरे पास क्या ज्यादा होना चाहिए? सोल्यूट ज्यादा होना चाहिए, सॉल्वेंट ज्यादा होना चाहिए, और कैरियर लिक्विड कम होना चाहिए। आर की अगर मैं बात करूं, आर के केस में आपका कैरियर लिक्विड ज्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पर ए ज्यादा होगा, यहाँ पर सी ज्यादा होगा, तभी तो हम बोल सकेंगे कि ए और सी को हमने सेपरेट कर लिया फ्रॉम एक्सट्रैक्ट एंड रेफिनेट फेज। ए ज्यादा हो गया मेरे पास, बी कम और सी कम। ठीक है, अब ई और आर इतना तो पता चल गया, इक्विलिब्रियम कर्व पर आने वाले हैं, बिकॉज लिविंग स्ट्रीम्स इक्विलिब्रियम में थी, हमने यहाँ पर शो कर दिया। उसके बाद हमने टू फेज वन फेज की कहानी समझ ली। क्यों टू फेज इंपॉर्टेंट है बनना एक्सट्रैक्शन के केस में? तो सवाल ये था कि जब दोनों फेज लिक्विड है तो टू फेज कैसे बनते हैं, तो वो हमने इमिसिबल वाली कहानी में समझा।
अब ई और आर किस साइड रहने वाला है? अब देखें इस कर्व को अगर मैं सिमेट्री से चेक करता हूँ जरा, तो एक लेफ्ट साइड है इसकी, एक राइट साइड है। एक्सट्रैक्ट किस साइड होने वाला है? एक्सट्रैक्ट के अंदर आपका क्या ज्यादा है? बी ज्यादा है और ए कम है। पहले हम बी और ए से चेक कर लेते हैं। वहीं रेफिनेट के अंदर ए ज्यादा है और बी कम है। जब एक्सट्रैक्ट के अंदर बी ज्यादा है और ए कम है तो वो बी के पास वाले पॉइंट पर होगा। और बी के पास देखिएगा जरा किस तरह से देखते हैं, जैसे कि ये बी है मेरे पास, तो हम इस तरह से इसके पैरेलल चलते थे, ठीक है, इसके पैरेलल इस तरह से पार्टीशन किया था ना हम लोगों ने। तो बी से अगर यहां बात करें तो ये बी से दूर है और ये बी के पास है। इस तरह से इसके पैरेलल अगर हम लाइन खींचते हुए जाएंगे तो वो पार्ट बी से दूर हो जाएगा। यानी कि इस आधे पार्ट, अगर इसको मैं आधा बांट दूं तो इसके राइट हैंड साइड पर एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड पर रेफिनेट देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड पर एक्सट्रैक्ट क्यों देखने को मिलेगा? बिकॉज बी ज्यादा है और ए कम है। तो ए से दूर जाना है और बी से कम जाना है, बी के पास जाना है ई को। और आर के केस में ए ज्यादा है और बी कम है, यानी कि ए के पास रहना है और बी से दूर जाना है। तो इसलिए आर मेरे पास लेफ्ट साइड हो गया। तो लेफ्ट और राइट तो मुझे पता चल गया कि ई आपका कहां पर होने वाला है? राइट साइड में होने वाला है और ये आपका लेफ्ट साइड में होने वाला है। रीजन यहां पर लिखा ही हुआ है क्यों होगा। और ट्राइंगल हम पढ़ना सीख ही चुके हैं कि राइट और लेफ्ट की कहानी तो समझ में आ गई सर। ई राइट में आ जाएगा आपका, आर लेफ्ट में आ जाएगा। अब है आपका ऊपर कौन जाएगा, टॉप पर कौन होगा और बॉटम पर कौन होगा। टॉप और बॉटम यानी कि अगर हम इस लेवल से देखें, पहले हमने इस लेवल से देखा, अब हम इस लेवल से देखने जा रहे हैं। तो देखिएगा जरा यहाँ पर सोल्यूट कहां पर ज्यादा है? सोल्यूट ज्यादा है ई में और रेफिनेट के अंदर सोल्यूट कम है। और ये मेरे पास सी था, तो सी के जितना पास कोई पॉइंट होगा उसमें उतना ही ज्यादा सोल्यूट होगा। और सी से दूर जो पॉइंट होगा, और दूर कैसे जाएंगे हम? यहाँ पर पैरेलल लाइंस बनाते हुए, जैसा कि हमने ट्राइंगल डायग्राम में शो किया था। तो इससे मेरे को पता चला ई जो होगा वो इससे टॉप पर होगा, इससे ऊपर होगा, ठीक है। तो इसको अप डाउन से शो कर लेते हैं, टॉप और बॉटम की जगह। तो राइट पोजीशन पर होगा और एक अप पोजीशन पर होगा, ये लेफ्ट और डाउन। क्योंकि रेफिनेट के अंदर आपका सोल्यूट कम है तो वो सी से दूर रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये मेरे पास दो पॉइंट आ गए। ई पहले तो राइट में आया, राइट में आने का कारण मैंने बताया कि बी ज्यादा है और ए कम है, तो ए से दूर रहेगा, बी के पास रहेगा। रेफिनेट की बात करी तो यहाँ पर ए ज्यादा है बी कम है, यानी कि ए के पास रहने वाला है। उसमें भी ये जो हमने ऊपर और नीचे पॉइंट बनाए हैं, देखो मैंने ई को आर से ऊपर शो किया है, वो किस लिए किया है? क्योंकि ये सी के ज्यादा पास है। अगर मैं इसके पैरेलल लाइंस बनाता हूं तो देखिएगा जरा, सी के ज्यादा पास ई है और आर थोड़ा दूर है, इसका मतलब वहां पर सोल्यूट ज्यादा देखने को मिलेगा एक्सट्रैक्ट में। तो सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए कि एफ जो था वो ए और सी की लाइन पर क्यों आया था, क्योंकि एफ ए और सी से मिलकर बना था, सॉल्वेंट आपका बी से मिलकर बना था, और एफ और एस मिलकर आपका एक मिक्सचर बना रहे हैं। और वही मिक्सचर आपका आगे जाकर सेपरेट होगा एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट में। एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट इक्विलिब्रियम कर्व पर ही क्यों आए, इसकी हमने बात करी, बिकॉज सेपरेटर में इन्फिनाइट टाइम दिया था, तो लिविंग स्ट्रीम्स इक्विलिब्रियम में आई थी। ई और आर राइट और लेफ्ट में किस तरह से डिसाइड होंगे, आपका अप और डाउन पोजीशन पर किस तरह से डिफाइन होंगे, ये हमने देखा कि ऊपर की तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट ज्यादा है। तो ये जो कहानी हमने यहाँ पर लिखी है, यही इटसेल्फ इसको डिफाइन कर रही है कि ई और आर की पोजीशन क्या रहने वाली है। अब एम जो था वो ई और आर को ज्वाइन करने वाली लाइन पर भी था, और एम जो था आपको एफ और एस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर भी था, लेकिन पोजीशन नहीं पता चली। और जब कोई एक पॉइंट दो लाइन को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स एम इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ई आर एंड एफ एस लाइन। तो दोनों अगर ई और आर को मैं ज्वाइन कर देता हूं तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसको डिनोट करेंगे एम से, ठीक है। अब ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हुआ एक सिंगल स्टेज का। अब हम एक सिंगल स्टेज का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगुलर डायग्राम पर। इससे पहले हमने पार्टीशन करके उस ट्रायंगल को समझने की कोशिश करी थी, अब उसके अंदर इक्विलिब्रियम कर्व भी बनाया है, तो फिर इक्विलिब्रियम कर्व को समझने की कोशिश करी, कैसे वन फेज और टू फेज किस तरह से डिफाइन है। तो जब दोनों ही लिक्विड है तो उसको टू फेज क्यों बोल रहे हैं फिर हम लोग, ठीक है। तो वो सारी कहानी यहाँ पर लिख दी हमने एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड। तो एक सिंगल स्टेज को ट्रायंगुलर डायग्राम पर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे।